सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से। तो साथियों, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम अपने महापुरुषों की हिस्ट्री और करंट मुद्दे को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के एक आगरा के भाषण को, और एक कोशिश होगी इसी एपिसोड में एक लंदन में जो उन्होंने स्पीच दिया, या अगर ये लंबा होता है तो फिर दूसरे एपिसोड में आप बाबा साहब की लंदन की स्पीच सुन सकते हैं। तो और साथियों, एक अपील है आप लोगों से कि बहुत सारा चैनल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी टेक्निकल। हमारा भी एडिटिंग टेबल ख़राब हो गया, जो एप्पल का था 3 लाख का, और उसमें जो हार्ड डिस्क है वो 25,000 के करीब की बैठ रही है, हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है। तो मेरी अपील है हमारे दर्शकों से कि जिससे जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करने की कोशिश करें, जितना भी हो पाए। तो शुरू करते हैं साथियों आज का एपिसोड आगरा की भूमि से, जो बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच था वहाँ से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला ग्राउंड में, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अगर पढ़े लिखे गद्दारों ने धोखा ना दिया होता तो मैंने क्या क्या किया होता। आज हम लोग देख रहे हैं, आज के इलेक्शन में बाबा साहब की औलाद कहने वालों की संख्या बहुत करोड़ों में है, और ये बाबा साहब की औलाद कहे जाने वाले बीजेपी के डर से कांग्रेस को अपना वोट देकर बीजेपी से संविधान बचाना चाहते हैं। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान बनाने वाली कमेटी में जाने नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर जी के अंतिम प्रेत को जलाने के लिए जगह नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने संसद में फोटो और छुट्टी भारत रत्न के लायक तक नहीं समझा, जिस कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल लागू न करने पर बाबा साहब को मंत्री पद से राजीनामा इस्तीफा देना पड़ा, जिस कांग्रेस ने 106 बार संविधान में बदलाव किया, जिस कांग्रेस ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को नाम नहीं दिया, 17 साल लगा दिया, उसमें हमारे भाई बहन को गोली से उड़ा डाला, कितने बच्चे अनाथ हुए जो वहाँ आंदोलन चल रहा था, कितनी माएँ विधवाएं हुई, ये सब कांग्रेस के शासन में ही तो हुआ। फिर भी कांग्रेस बचाने वाले ही संविधान को, जिस कांग्रेस के गांधी ने पूना करार के महारों को गाल पर तमाचा मारा, विश्वासघात किया, जिस कांग्रेस ने संसद में जाने ही नहीं दिया, 1951 में मुंबई से 1954 भंडारा से बाबा साहब अंबेडकर को गिराने का काम कांग्रेस ने ही किया। आज उसी की औलाद कांग्रेस पर विश्वास कर रहे हैं। क्या उस गांधी की औलाद, क्या वो गांधी की औलाद ने संविधान बचाएंगी? इस बारे में ये गांधी के हरिजन हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो, अगर पंजाब के चमार नहीं होते और पश्चिम बंगाल के चांडाल ना होते तो कल के हरिजन आज के हरिजन ब्राह्मण ना होते, और यही गांधी के हरिजन ब्राह्मण हैं। गांधी कांग्रेस की ज़्यादा चिंता करते हैं। ये गांधी के हरिजन ब्राह्मणों की बेटा बेटी औलाद को देखो, इनकी बीवी को देखो, कभी आंदोलन में भाग नहीं लेते। यही लोग कांग्रेस की ज़्यादा चिंता करते हैं। ऐसे ही लोग आरपीआई, बैसपा, भीम आर्मी जैसे संगठनों को ख़त्म करके कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने मानो जैसे कि बहुजन आंदोलन को वापस खड़ा किया, और बीएसपी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये तकलीफ होती है। ये गांधी के हरिजन कहते हैं काशीराम मायावती ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया क्या? ये लोग सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी को नहीं बोलेंगे, और ये लोग खुद गणपति की पूजा करेंगे। आज भी ये हिंदू ही लिखते हैं। इन्हीं के बच्चे देश विदेश में पढ़ते हैं। सारा रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने वाले इनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर
वकील हिंदू हरिजन को पूछ लो बाबा साहब का इतिहास नहीं बताते, और जय भीम लेने से शर्माते हैं और खुद को बौद्ध कहते हैं। ऐसे हैं ये गांधी के हरिजन, ब्राह्मणों की औलाद हैं ये। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का पहला क्रांतिकारी भाषण गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में, सन 1930 में लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ देने वाली घटनाओं में से एक था। 20 नवंबर 1930 को इस सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया पहला भाषण न केवल ऐतिहासिक था बल्कि अपने वैचारिक साहस और सामाजिक यथार्थ की बेबाक अभिव्यक्ति के कारण क्रांतिकारी भी सिद्ध हुआ। इंग्लैंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस भाषण को विशेष महत्व दिया उस जमाने में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यह भाषण, अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन यहाँ दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। इस परिषद में भारतीय संविधान के पुनर्निर्माण पर विचार हो रहा है और मैं सिद्धांततः उसी दलित वर्ग के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए बोलने के लिए खड़ा हूँ। यह मेरे लिए और मेरे सहयोगी के लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि हमें उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है जिसकी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 30 लाख है उस टाइम, अर्थात ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा। और आज अगर इसको देखा जाए तो इसको थोड़ा जो प्रारूप बढ़ाकर किया गया वो 90% है। यह वर्ग मुसलमानों से भिन्न है, यद्यपि इसे हिंदू समाज से जोड़कर देखा जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि यह समाज उसका अभिन्न अंग नहीं है, यानी कि SC ST OBC हिंदू नहीं है। दलित वर्ग का एक अलग सामाजिक अस्तित्व है। इतना ही नहीं, हिंदू समाज ने सदियों से द्वेष और घृणा की भावना के कारण उसका एक विशेष और सबसे निम्न दर्जा निर्धारित कर रखा है। हिंदू धर्म में कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें 2M दर्जा प्राप्त है, परंतु दलित वर्ग की स्थिति उनसे भी भिन्न और कहीं अधिक दयनीय है। इसे भूदास और गुलाम के बीच का दर्जा दिया गया है। विडंबना यह है कि भूदास और गुलामों पर भी स्पर्श की मनाही ही नहीं थी, किंतु दलितों के स्पर्श को अपवित्र ठहराया गया। इस प्रकार उनकी स्थिति गुलामों से भी अधिक अमानवीय बना दी गई। यदि कोई सबसे भयावह बात हुई है तो वह यह है कि दलितों पर केवल सामाजिक गुलामी ही नहीं थोपी गई, बल्कि उनके मानवीय आचरण, जीवन व्यवहार और अधिकारों पर भी कठोर सीमाएं खींच दी गईं। अस्पृश्यता का कलंक केवल उनके सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्हें समान अवसरों से और उन मूलभूत नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया जिन पर मनुष्य का अस्तित्व टिका होता है। जिस वर्ग की जनसंख्या इंग्लैंड या फ्रांस जैसे देशों की कुल आबादी के बराबर है, वह वर्ग जीवन और संघर्ष में इतना संकट और इतना विघ्नों से घिरा है कि यह समस्या स्वभावतः एक गंभीर राजनीतिक समस्या बन जाती है। मुझे आशा है कि यह परिषद इस प्रश्न को यथाशीघ्र सुलझाने का दायित्व स्वीकार करेगी। अब मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत में यथाशीघ्र नौकरशाही शासन का अंत कर लोगों द्वारा लोगों के लिए चलने वाली सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। दलित वर्ग के दृष्टिकोण से वक्तव्य कुछ लोगों को आश्चर्यजनक लग सकता है, क्योंकि यह सत्य है कि दलित वर्ग और ब्रिटिश शासन के बीच संबंध अन्य वर्गों से भिन्न रहे हैं। धर्मांध हिंदू समाज द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी किए गए अत्याचारों से कुछ हद तक मुक्ति दिलाने वाले के रूप में दलितों ने अंग्रेजों का स्वागत किया था, किंतु आज दलितों के मन में जो परिवर्तन आया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं बल्कि गंभीर अनुभव और विवेकपूर्ण मूल्यांकन का परिणाम है। हमने अपना भविष्य केवल बहुमत के हाथों सौंप देने की इच्छा से यह निर्णय नहीं लिया है। इतिहास गवाह है कि भारत के बहुमत और जिस अल्पसंख्यक वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उनके संबंध कभी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। हमने वर्तमान ब्रिटिश सरकार को अपने अनुभव की कसौटी पर परखा है और पाया है कि अच्छी सरकार के जो मूल तत्व होने चाहिए वे इसमें अनुपस्थित हैं। यानी कि बाबा साहब यहाँ अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे हैं। जैसे कुछ हरामखोर मनुवादी जो कहते हैं ना कि बाबा साहब उनके वो भक्त थे। यदि हम ब्रिटिश शासन से पूर्व के भारतीय समाज और आज की स्थिति को तुलना करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम आगे बढ़ने के बजाय केवल काल चक्र में घूम रहे हैं। ब्रिटिश के आगमन से पहले अस्पृश्यता के कारण हम घोर अमानवीय परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर थे। प्रश्न यह है कि अंग्रेज सरकार ने उन परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या किया। क्या हमें गांव के कुओं से पानी लेने का अधिकार मिला? क्या मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिली? क्या पुलिस और सेना में भर्ती के द्वार हमारे लिए खोले गए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अंग्रेजों ने कुछ अच्छे कार्य किए, किंतु हमारे जीवन का बुनियादी संरचना में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बदला नहीं बल्कि उसे सुरक्षा प्रदान की। ब्रिटिश शासन का चरित्र उस चीनी दर्जी जैसा रहा जिसे एक फटा पुराना कोट दिया गया और उसने वैसा ही नया कोट बना दिया, उसी सिलवटों उन्हीं छेदों के साथ। 150 वर्षों के शासन के बाद भी हमारे दुख खुले घावों की तरह बने रहे। हम अंग्रेजों को केवल इसलिए दोष नहीं दे रहे कि उन्होंने हमारे प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि इसलिए कि हमारी समस्याओं को सुलझाने में अक्षम सिद्ध हुए। यह केवल उदासीनता का प्रश्न नहीं बल्कि कर्तव्य बोध की असमर्थता का परिणाम है। दलित वर्ग का मानना है कि अंग्रेज सरकार पर दो गंभीर बंधन हैं। एक उनके अपने हित, भूमिका और प्रेरणाएं। दूसरा यह भय कि यदि उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ कदम उठाए तो उन्हें हिंदू समाज के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ेगा। सरकार जानती है कि जमींदार बहुजन समाज का शोषण करते हैं, पूंजीपति मजदूरों को जीने योग्य मजदूरी नहीं देते, फिर भी वह कुछ नहीं करती। अधिकारों की कमी नहीं, साहस की कमी है। ऐसी अपाहिज सरकार से क्या भलाई की आशा की जा सकती है? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के सर्वोच्च हितों के प्रति प्रतिबद्ध हो, जो सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने का साहस रखे और जो ये पहचान सके कि कब आज्ञा पालन समाप्त होता है और कब विद्रोह जन्म लेता है। अंग्रेज सरकार इन कसौटियों पर कभी खरी नहीं उतर सकती। यह कार्य केवल स्वराज लोगों की सरकार द्वारा ही संभव है। दलित वर्ग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हम अपने दुख स्वयं ही दूर कर सकते हैं और यह तब तक संभव नहीं जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता न हो। अंग्रेज सरकार के रहते यह सत्ता हमें नहीं मिल सकती, इसलिए केवल स्वराज के संविधान के माध्यम से ही हमारी मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। तो साथियों, ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया 1930 लंदन के गोलमेज सम्मेलन में दिया गया पूरा जो भाषण है वो मैंने आपको बताया। तो आपसे खुद समझ सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों के कितने खिलाफ थे। कुछ ब्राह्मणवादी ताकतें, नाक की तरफ फन उठाए मनुवादी आज भी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर तो अंग्रेजों के समर्थक थे। अब उनकी स्पीच में कहाँ आपको दिखेगा कि बाबा साहब अंबेडकर के समर्थक थे। बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों के जितना विद्रोही थे उतना ही
विद्रोही, वो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी व्यवस्था के भी खिलाफ थे। तो साथियों, आप हमारे इस ऐतिहासिक एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि हम अपने महापुरुषों की इतिहास को आप तक पहुंचा सकें। और हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, और जो इसी बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से है, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई अभी हमारा एक एडिटिंग टेबल सिस्टम जो काफ़ी लगभग 3 लाख के आसपास का है, उसका एक हार्ड डिस्क ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, 8-9 साल हो गए चलाते हुए, और उसके लिए आपको समाज के लोग सहयोग करेंगे तो हम उसको जल्दी ठीक करा पाएंगे। इसलिए काफ़ी दिन से हम एपिसोड भी नहीं बना पा रहे थे। आज काफ़ी दिनों बाद हमने ये एपिसोड रिकॉर्ड किया है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714